मैं हूं आपका मेजबान अरशद शरीफ। और नाज़रीन, आज हम आपके लिए पाकिस्तान स्टील मिल के केस के ऊपर अपना दूसरा प्रोग्राम लेके आए हैं, उसी पैनल के साथ जिससे कल की हमारी गुफ्तगू में ये चीज़ सामने आई कि प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस जो शौकत अजीज़ के दौर में शुरू हुआ, उसके बाद तकरीबन 30 अरब के नुकसानात हुए सिर्फ उस प्रोसेस के इनिशिएट करने से, और उसमें रुकावटें भी आई, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दी, लेकिन उस पर ना कोई क्रिमिनल केस हुआ, ना कोई प्रोसिक्यूशन हुई, ना कोई लाइबिलिटी फिक्स हुई। और दिन दिहाड़े जो डकैती डालने की कोशिश की गई थी उसमें हमारे साथ आज भी मौजूद हैं गुफ्तगू लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम, जो साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान स्टील मिल के। उन्होंने हमें बताया था कि इस वक्त जब ये कोशिश की गई तकरीबन 40 कम अज कम 40 अरब के असासों को 21 अरब रुपए में बेचने की कोशिश की गई। मैं अपने पैनल का आपसे नाज़रीन दोबारा इंट्रोडक्शन करवा दूं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल, उनके साथ तशरीफ फरमा है मसूद अहमद दहर साहब, जो कि साबिक सेक्रेटरी हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। उनके साथ तशरीफ फरमा है इम्तियाज लोधी, एक्टिंग चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल के। और उनके साथ हमारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर एजाज सैयद शामिल गुफ्तगू हैं। कयूम साहब, कल हमारी एक गुफ्तगू हुई और उसमें एक्टिंग चेयरमैन लोधी साहब ने बताया कि जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस था उसके बाद तकरीबन 30 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जस्ट बिकॉज दैट प्रोसेस बिकेम अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल। इसको आप कैसे देखेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इम्तियाज लोधी साहब ने ये जो बात की है ना, आई वुड से कि ही हैज हिट द नेल ऑन द हेड। ये मैं समझता हूँ, चूंकि मैं उस वक्त उस गेम के अंदर था और मैं उस प्रोसेस में इन्वॉल्व था, फुल्ली इन्वॉल्व था, चूंकि बहुत सी यूक्रेन से, रशिया से, चाइना से, ऑस्ट्रिया से लोग आ रहे थे कि इस मिल को हम सेट करके कैसे आगे ले जाएं। और पैसे हमारे पास पड़े थे, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं देना था। 10 अरब रुपए थे, वो कंज्यूम होते होते 2 साल लगते, फिर और हम जनरेट करते तो ये हो जाती। जब प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे आप किसी यूनिट को ले आते हैं तो जो प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस 2000 है उसके मुताबिक फिर आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ऑन सेल है भाई, ये पैसे जाया ना करो, रोक दो इधर। अभी स्टील मिल एक ऐसा एक सेंसिटिव अदारा है जिसके अंदर ये इंटीग्रेटेड यूनिट है सारा, और उसके अंदर ये कोक ओवन बैटरीज का जिसका जिक्र कर रहे थे, उनकी रिपेयर ड्यू हुई थी। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं थोड़ा अगला करें, कुछ नहीं होता कुछ। मैंने कहा जी धमाका हो जाएगा। Then I wrote letters to the chairman Senate, Speaker National Assembly and requested them कि जो आपकी पार्लियामेंट की कमेटीज हैं फॉर इंडस्ट्री उनको भेजें और स्टील मिल में आए, मैं उनको ब्रीफ करता हूँ। मुझे याद है कि एक कमेटी में प्रोफेसर गफूर वगैरह थे, फरतुल्ला बाबर साहब हालांकि उस कमेटी में नहीं थे, तो चूंकि ये अपोजिशन की साइड पे थे गवर्नमेंट से, मैंने कहा इनको जरूर उसमें शामिल करें। इनको मैं कोक ओवन बैटरी के छत पे ले गया जहां धुआं था, आग थी। तो आई टोल्ड देम कि देखो मैं किस कंडीशन में काम कर रहा हूं, तो खुदा के लिए इसकी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर न जाएं, अभी इस काम को चलने दें, रिपेयर करते हैं। ये मैं समझता हूं, आज भी मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ा सैबोटाज ये फैसला था कि स्टील मिल को आउट ऑफ द ब्लू ऑल ऑफ ए सडन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन एन इनडिसेंट हेस्ट यू वांट के भाई उसको करना, उस दिन तबाह हो गई। यानी ऑनेस्ट टू गॉड मैंने उस दिन शाम को खाना नहीं खाया, मुझे पता था कि ये तबाही की तरफ अभी चली जाएगी। और फिर इन्होंने मुझे भी, मेरे ऊपर भी ह्यूमिलेटिंग, मैंने इनको कहा शेयर परचेज एग्रीमेंट मैंने अपनी लीगल टीम को दिया, मसल बैरिस्टर कमाल असफर जो आज भी वो पीपल पार्टी के, उन्होंने कहा ये वन साइडेड है एंड इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जब मैंने इनको ये लिखा तो एक एडिशनल सेक्रेटरी ने एक स्टिंकिंग लेटर मुझे भेजा कि यू हैव नो लोकल स्टैंडिंग एंड। और आपको ये भी कहा गया कि शायद वसीम सज्जाद को, हफीज पीरजादा को कुछ और करोड़ों रुपए फीस दे के हायर कर दिया जाए, हायर किए जाए। वो एक अलग स्टोरी, उस पर हम अभी नहीं जाते, उसको अलग डिस्कशन कर लेंगे। तो मैं ये कहना चाहता था कि विद ऑल सिंसियरिटी हम अगर इन अदारों को उठा के ले जाएं, इंडिया के अंदर अबाउट बहुत बेहतरी हो सके। 12 मिलियन टन। आप अभी भी कन्विंस हैं, जैसे जन साहब कह रहे हैं सेबोटाज हुआ, कैबिनेट की एक इंटेंट होती है, उसमें आपने कहा कि एक्शन नहीं हो सकता। जब सेबोटाज करने की कोशिश की जाए मुल्क को, फिर भी केसेस नहीं होने चाहिए? देखिए जी, नियत की बात है ना। आप सुप्रीम कोर्ट जैसा टॉप इंस्टीट्यूशन जब डायरेक्शन दे रहा है वो नहीं मानी जा रही, तो फिर और कौन डायरेक्शन देगा इस मुल्क में? आप हम बेशक क्रिटिसाइज करें, ओपिनियंस दें। हम अभी भी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बैठे हैं, उस केस में भी इफ्तिखार चौधरी साहब ने जजमेंट दी थी। अब बात यह है जब लेकिन लाइबिलिटी फिक्स नहीं हुई थी उस केस में। नहीं ये जनरल कयूम साहब ने जब छोड़ी थी, स्टील में हैंड ओवर की थी, तो इन्होंने, मेरी इंफॉर्मेशन है, 20 अरब रुपए का रॉ मटेरियल था, 10 अरब रुपए का कैश था। वो एक साल में, यानी क्रिमिनलिटी यहां पे आती है ना, वो एक साल में कैसे गायब हो गया?
और 20 बिलियन का सर कम था, 5 to 6 चलिए, बिलियन का सर, होगा maybe। जो रिकॉर्डेड होगा। अरबों रुपए का मतलब एक माल साल गायब में हुआ, कैसे गायब हो गया? डकैती हुई, कौन लोग थे, कोई नाम लेना मोइन चाहिए? आफ्ताब एंड को, जिनको आज कवर अप करके उनको बचाया जा रहा है। ये तो 2008 में नहीं आए थे। जी जी बिल्कुल, मेरे 2008 मेरे बाद एक और चेयरमैन आए, जनरल जावेद। उनके टाइम में भी ये प्रॉफिट में रही। ही ट्राइड इज बेस्ट, लेकिन उसको भी ये पता था कि कोकोन बैटरी का सत्यानाश होता जा रहा है, ये किसी दिन इसका बस्ट हो सकता है। फिर उन्होंने कुछ किया। इसके बाद जब ये पीपीपी के दौर में मोइन आफ्ताब साहब को लगाया और फिर ये रियाज लालजी साहब का इसमें आ गया, ये हट गया टीवी के ऊपर से, आपके इंटरनेट से, तो इन्होंने करना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद ऐसा गिरना शुरू हुआ और किसी को कोई पता नहीं था, ना बोर्ड को पता था, ना मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने कोई एक्शन लिया। और सडनली कौम को उस वक्त ये अंदोनाक खबर मिली कि 40 अरब का लॉस है। देखें, डिस्ट्रॉय करने में कोई टाइम नहीं लगता, थोड़े वक्त में गलत डिसीजन लेके आप जेबें भर के तबाह कर सकते हैं। बनाने में अदारे के लिए आपको अशरे लग जाते हैं। और अभी लोधी साहब उधर हैं, 3-4 महीने से इधर हैं। एंड आई एम विद प्राइड मैं कहता हूं कि इन्होंने आते ही जाके ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाला जो काम किया बहुत अच्छा है, और भी बहुत अच्छे स्टेप्स ले जा रहे हैं। हमारी दुआएं इनके साथ है। हम कहते हैं कि अदारा चलेगा तो मजदूर की बेहतरी होगी। और यूनियंस की ये जो उन्होंने बात की, आई एग्री विद देम। यूनियंस आपका एक बिल्कुल, asset वो है। सारी चीजें सही है। एजाज सैयद साहब, आप हमें ये बताएंगे कि एफआईए के 2 डायरेक्टर जनरल इस इंक्वायरी में तब्दील हो गए, वो क्यों तब्दील हुए? अरशद, एफआईए के दोनों डायरेक्टर जनरल जो तब्दील हुए, उनकी वजह बुनियादी तौर पे यही मुकदमा थी। एक तारक खोसा को तब्दील किया गया 7 दिसंबर को, और बाद में जफरुल्लाह खान जो मौजूदा डीजी वसीम अहमद हैं, इनसे पहले इनको भी मेरी इतलात के मुताबिक इसी केस की वजह से तब्दील किया गया। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी बात को, डीजी एफआईए को चेंज कौन करता है, कौन तैनात करता है? अरशद, बुनियादी तौर पे डीजी एफआईए को तैनात तो वज़ीर आज़म करता है, लेकिन डीजी एफआईए हायरार्की में जो उसका डिपार्टमेंट है एफआईए, वो आता है वज़ीर दाखिला के अंडर, रहमान मलिक साहब के अंडर। तो रहमान मलिक अगर आप कहें कि जिम्मेदार हैं डीजी एफआईए को तब्दीली में, और मेरी इतलात के मुताबिक दोनों डीजी एफआईए तारिक खोसा भी और जफरुल्लाह भी इसी एक केस में तब्दील किए गए। मैं बैठे हैं हमारे लोधी साहब, और इन्होंने कुछ बातें की, मैं बड़े सख्त एतराज़ करूंगा इनकी बातों के ऊपर, बड़े अदब और एहतराम के साथ। इन्होंने कहा, और इन्होंने स्टेटमेंट दिया एफआईए में जो सुप्रीम कोर्ट में जो जमा है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जी इस सारे मामले में जो करप्शन हुई है या लॉस हुआ है, इनके मुताबिक लॉस हुआ है, कंज्यूमर और डीलर जो है वो मुलवस नहीं है। मैं बड़े, ये पहले अदारे के सरबराह हैं जो कि करप्शन भी हुई है, अदारे में लॉस भी हुआ है, जो कि उस अदारे की जिम्मेदारी जो क्रिमिनल्स हैं उनका नाम नहीं ले रहे, बल्कि अपनी मैनेजमेंट के ऊपर ले रहे हैं। इनकी मैनेजमेंट के लोग भी शामिल थे। मैं साबित करता हूँ, इन्हीं को साबित करता हूँ। ये कहते हैं कि जी कंज्यूमर और डीलर इन्वॉल्व नहीं है। मैं साबित करता हूँ, एफआईए ने इंक्वायरी की। एफआईए की इंक्वायरी में मैं 4 नाम है, मैं 4 में से एक नाम लेता हूं। अब्बास अकबर अली, एमएस अमरेली स्टील, आपके साथ डील करते हैं लोधी साहब। उन्होंने 12.75 मिलियन रुपीज जमा करवाए एफआईए को रिकवरी में, एक्सेप्टिंग कि हमने वो पैसे गैर कानूनी तौर पर बनाए थे। और ये कहते हैं कि वो हमारे डीलर और कंज्यूमर तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी इसमें अलबास है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी इसमें दूसरी कंपनी है। और लोधी साहब बड़े अदब के साथ ये उनको बिल्कुल, लोधी साहब, आप पे कोई प्रेशर तो नहीं है हुकूमत की तरफ से? देखिए जनाब, मैं आपको बड़ी क्लियरली बताऊं, प्रेशर्स मेरे ऊपर कोई नहीं है। मुझे एक दिन, मैं फाइनेंस डायरेक्टर था इस कंपनी का, मुझे मेरे बोर्ड ने बुलाया और मुझे ये कहा कि जी हमारे जो प्रीवियस सीईओ साहब हैं वो छोड़ के चले गए हैं, प्लीज़ आप इसको संभालें। मैंने किसी से रिक्वेस्ट नहीं की थी, ना मुझे किसी ने अपॉइंट किया है। दूसरी बात यह है कि मैंने, टू प्रूव दिस पॉइंट, मैंने एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, फोरेंसिक अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करवाया विदाउट एनी प्रेशर फॉर एनीवन। मैंने उनको अपॉइंट इसलिए करवाया है कि फोरेंसिक ऑडिटर्स आर द पीपल हु कैन एक्चुअली प्रूव द मेलिफाइडे। You followed the letter of the FIA. You followed the letter of the FIA ने आपको लिखा था कि आप फोरेंसिक नहीं जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने एफआईए को कहा था कि हम फोरेंसिक एक्सपर्ट जो है, लोधी साहब, हम आपकी गुफ्तगू सुनते हैं एक छोटे से नाज़रीन वक्फे के बाद, और जब वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा केस में जब 22 अरब रुपए का केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो बैकग्राउंड में क्या प्रेशर्स ऑपरेट कर भी रहे हैं या नहीं। एक वक्फे के बाद